सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्जा तो अमेरिका के ऊपर है, उन पे अरबों का कर्जा भी है, यूरोपियन का कर्जा भी है और चाइना का कर्जा भी है, तो वो तो 14 ट्रिलियन तक जाता है। लाशऊरी तौर पर सीपैक 10वें साल में दाखिल हो चुका है। इस दहाई के दौरान सीपैक की तामीर से पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध सूबों के लोगों में क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी PHEVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी HEVs की कुव्वत को मिलाकर पाकिस्तान की पेट्रोल से चलने वाली कारों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मुंतकली के लिए एक ताकतवर कुव्वत फराहम कर सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। क्या सीपैक कर्जों का जाल है? कुछ लोगों का ख्याल है कि कर्जे अदा न हो सकने की सूरत में चीन पाकिस्तानी असासों पर कंट्रोल कर लेगा। ये गलत फहमी मगरबी ज़राए इब्लाग की तरफ से फैलाई गई है और चीन के BRI मंसूबों पर एक कड़ी तनकीद भी है। हकीकत आखिर है क्या? वेस्ट जिसमें अमेरिका है और यूरोप है, वो एक्चुअली पेरिस क्लब कहलाता है, उन्होंने हमें फंसाया हुआ था और शायद वो अभी तक हम उससे निकले नहीं हैं और कुछ IMF के थ्रू वो हमें डिक्टेट कराते रहते हैं। नेचुरली अब उनको डर रहता है कि अगर हम चाइना और रशिया उस तरफ जाना शुरू कर दें तो उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो वही जो काम वो करते थे अब चाइना के चीनी कर्जाजात की जो मालियत है पाकिस्तान के बैरूनी कर्जाजात का तकरीबन 6% है, क्योंकि चीन हैज़ प्रोवाइडेड पाकिस्तानी गवर्नमेंट द चीपेस्ट लोन मिक्स in terms of repayment schedule, in terms of differential payment schedule, in terms of composition, scope, utility of loans. अगर इस बात को दूसरे तरीके से देखा जाए कि IMF, वर्ल्ड बैंक और इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कर्जाजात हैं उसका अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो चीनी कर्जाजात हैज़ numerous financial and accounting comparative advantages जो इस बात को रोज़े रोशन की तरह आया करता है कि चीनी कर्जाजात इंसान दोस्त हैं, तरक्की दोस्त हैं, खुशहाली दोस्त हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कर्जे पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जों का सिर्फ 6% हैं। मजीद बरआं सिर्फ 2% की शरह सूद के साथ इन कर्जों की शराइत इंतहाई साजगार हैं। पाकिस्तान को 25 से 30 साल पर मुहित फराखदिली से अदायगी का शेड्यूल दिया गया है, जिससे इसे कर्जे की रकम की अदायगी के लिए काफी वक्त मिलता है। This is a very very serious question and requires a very serious answer. पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पे जो एक इस वक्त कर्ज़ों का बोझ है वो 75% ऑफ GDP है, ठीक। इसमें से 50% जो है वो डोमेस्टिक है, सो पहले तो ये समझ लीजिए। बाकी 25% ऑफ GDP जो है वो एक्सटर्नल है। इसमें मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा आंसर है वो मल्टीलैटरल लोन्स का है, और याद रखिए कि मल्टीलैटरल लोन्स जो हैं वो वापस होते हैं एक बहुत ही लॉन्गर टाइम पीरियड में। देखें अल्टीमेटली जब आप IMF से बेहतर ऑथेंटिकेट कोई नहीं कर सकता किसी रिपोर्ट को, और अगर वर्ल्ड बैंक और IMF एक बात कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना का कर्जा सिर्फ 6% के करीब है, तो वो जो बाकी खदशात हैं वो दूर हो जाने चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि हम फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा अपनी कि हम तो तमाम ममालिक से कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं मुल्क के अंदर, तो जो मुल्क ला रहा है हम उसे खुशामदीद कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर अमेरिका से कह सकते हैं, हम अगर इटली से कह सकते हैं, जापान से कह सकते हैं, जर्मनी से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करो, तो हम चाइना से क्यों नहीं कह सकते। और हमारा चाइना दोस्त है, उसने हमें हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और वो अब भी दे रहा है। सीपैक की तस्वीराती और आलमी अहमियत को पूरी दुनिया के किरदारों ने तस्लीम किया है, ताहम इसे आलमी मंजूरी और कबूलियत नहीं मिली, खासतौर पर बड़ी आलमी ताकतों से। मगरबी ममालिक और हरीफ रियासतें जैसे कि भारत सीपैक की सलाहियत और बैनुल-अक़वामी तिजारत और आलमी सियासत पर इसके असरात के बारे में फिक्रमंद हैं।
नतीजे के तौर पर सी पैक के मुतअद्दिद मंसूबों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। बात की जाए इन तमाम मामलात में कि अमेरिका को क्या तकलीफ़ है और उसके क्या माशरती अज़ाइम हैं कि वो BRI which has already been dubbed as the mega project of 21st century के ख़िलाफ़ क्यों मुनज़्ज़म एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसका असर सी पैक के हालिया प्रोजेक्ट्स भी पढ़ रहा है, उसकी परसेप्शन भी पढ़ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा है। तो मैं इस बात को अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती को अमेरिका, इंडिया और दूसरे इलाकाई ममालिक अपने लिए ख़तरा समझते हैं। चीन की बढ़ती हुई माशी तरक्की को अमेरिका अपने लिए ख़तरा समझता है। जैसे आपके इल्म में होगा कि IMF की हालिया रिपोर्ट में इस बात को साबित किया जा चुका है कि चीन हैज़ बिकम द बिगेस्ट स्टिमुलेटर और प्रोडक्शन हब ऑफ ग्लोबल इकानमी विच हैज़ सरपास्ड इवन 30% ऑफ टोटल ग्लोबल इकानमी। सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्जा तो अमेरिका के ऊपर है, उन पे अरबों का कर्जा भी है, यूरोपियन का कर्जा भी है और चाइना का कर्जा भी है, तो वो तो 14 ट्रिलियन तक जाता है। हाल ही में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर्जे दिए गए हैं ताकि मुल्क को गैर मुनज़्ज़म कर्जों में फंसाया जा सके। अफवाहों के मुताबिक इस सूरत हाल से चीन को गवादर पर कंट्रोल और गिलगित बल्तिस्तान पर दावा करने का मौका मिलेगा। इस दलील को हिंदुस्तानी स्कॉलर्स और सियासतदानों ने भी आगे बढ़ाया है, जिनका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में है और एक नजरअंदाज खित्ता है जिसे दूसरे सूबों को फायदा पहुंचाने के लिए चीन को लीज पर दिया जाएगा। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए बावजूद तमाम मगरबी प्रोपेगेंडा के कि चीन ने ही सबसे ज़्यादा माशरती और इंसान दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दिया, जिसमें सबसे बड़ा जो रेसिपिएंट वाला इलाका था वो ग्वादर का था, बलूचिस्तान का था, गिलगित बल्तिस्तान का था। और जो इस बात को नेगेट करता है कि जिसको लिए इंडियन और उसके जो बगल बच्चे हैं इस इलाका में, हमारे इलाका में साउथ ईस्ट एशिया में, मुंह काला करने वाली सी बात है कि चीन हैज़ नॉट नेग्लेक्टेड गिलगित बल्तिस्तान, रादर इट इज़ ऑल आउट फॉर द ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, SME डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन। सीपैक ने बलूचिस्तान और सिंध समेत तमाम सूबों के लोगों की ज़िंदगी पर नुमाया असरात मरतब किए हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार का तज्ज़िया करते हुए बलूचिस्तान और सिंध के अवाम पर सीपैक के मुस्बत फ़वाइद तलाश करना है। आइए एक नज़र डालते हैं। गवादर चाइना पाकिस्तान फकीर स्कूल में पढ़ने की आवाजें आती रहती हैं। और इसके अलावा ये जो एरिया है वो एक बैकवर्ड एरिया है, तो इस स्कूल को 2015 में बनाया गया था। COPHC चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी की मदद से इस स्कूल को बनाया गया। क्योंकि इस तरफ जो है कोई भी स्कूल नहीं था, तो इसीलिए ताकि बच्चे जो हैं 2015 में गवादर में तालीमी हालात को बेहतर बनाने के लिए चाइना फाउंडेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने फकीर कॉलोनी में एक प्राइमरी स्कूल की तामीर के लिए फंड्स देने का फैसला किया। स्कूल को असल में 150 तलबा को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन तकमील के बाद साजगार माहौल और तदरीसी हालात ने आसपास के इलाकों से 400 से ज्यादा तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जून 2020 में चाइना पाकिस्तान फकीर प्राइमरी स्कूल ने तोसी का एक नया दौर मुकम्मल किया जो 1000 से ज्यादा तलबा को एडजस्ट करने के काबिल है।
वो खुश हैं क्योंकि जो है पहले जो यहाँ का सिचुएशन था वो बिल्कुल वर्स था, लेकिन जब ये स्कूल बना, बच्चे आए, पढ़ने लगे, तो पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो। बगैर मुआवजे के स्कूल की तामीर के लिए अपनी ज़मीन अतिया करने वाले मुकामी बुजुर्ग ने बताया कि माजी में मुकामी बच्चे सिर्फ दूसरी जगहों पर तालीम हासिल करने जा सकते थे। गरीब खानदानों के लिए नकलो हमल का खर्च एक अहम खर्च था। सीनियर को मालूम हुआ कि चीन को मुकामी तालीम को बेहतर बनाने के लिए फंड देते वक्त ज़मीन के हुसूल में मुश्किलात का सामना था। उसने मुकामी ज़मीन की कीमतों में तेज़ी से इजाफे की वजह से पैदा होने वाले मुआशी लालच को नज़रअंदाज किया और इसने फैसला किया कि ख़ानदान में सिर्फ बाकी बची हुई ज़मीन को स्कूल की जगह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अतिया किया जाए। ये ज़मीन मेरे वालिद साहब ने वो चाइनीज़ को डोनेट की थी। दरअसल वजह ये थी कि चाइनीज़ यहाँ आए थे कि हमें एक ऐसी लोकेशन पे हम एक स्कूल बनाएंगे जहाँ पर पहले से दूसरा कोई स्कूल ना हो। तो वो उन लोगों की ये थी कि डिमांड थी कि ये हो, और जो लोकेशन है, जगह है, वो हमें कोई लोकल बंदा दे दे। तो मेरे वालिद साहब ने इसके लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। तो चूँकि हमारे यहाँ इस स्कूल में तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर अराउंड में कोई भी दूसरा स्कूल नहीं है, तो मेरे वालिद साहब ने ये ज़मीन इनको दे दी कि आप लोग आके यहाँ पर स्कूल बना लें। चाइना पाकिस्तान फकीर स्कूल को सुर्ख टाइलों और सफ़ेद दीवारों और रोशन और साफ खिड़कियों से सजाया गया है। गवादर में जहाँ एडोब हाउसेज मरकजी इमारत हैं, चाइना पाकिस्तान फकीर स्कूल एक तारीखी इमारत बन गया है। स्कूल मुकामी बच्चों को बेहतर तालीम का मौका भी फराहम करता है। इस स्कूल में जब मैं दाखिल हुई तो मेरा तालीम का शौक़ मज़ीद बढ़ गया है। मुझे मज़ीद शौक़ हो गया तालीम का। मुझे दुनिया देखना है और दुनिया को दिखाना भी है। पाक चाइना ने हमारे लिए स्कूल बनाया है, तो हम उसमें पढ़ते हैं, खेलते हैं और सुबह स्कूल आते हैं। मुझे मेरी क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, झूला अच्छा लगता है, सारे टीचर तो मेरे बेस्ट हैं, सर भी मेरी बेस्ट है, मुझे सारे टीचर पसंद हैं। मुकामी बाशिंदों को किसी तरह फायदा पहुंचाना एक आम मसला है, जिसका दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के मंसूबों को सामना है। इस हकीकत के साथ कि गवादर पोर्ट के ज्यादातर मुकामी बाशिंदे मछेरे हैं और उन्हें आला तालीम हासिल करने का बहुत कम मौका है, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने गवादर पोर्ट की तरक्की और ऑपरेटर के तौर पर मिलकर काम किया है ताकि मजमूई तरीकों का एक मजमूआ तैयार किया जा सके जिससे मुकामी लोगों की रोजी रोटी को फायदा पहुंचे। इनमें सिर्फ चाइना पाकिस्तान फकीर स्कूल ही नहीं बल्कि गवादर टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। पिछले दिनों ये पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग का इब्तिदा हुआ था, वहाँ भी हमारे बच्चे मौजूद थे। तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, इनके अंदर एक अलग सा जज्बा है बनस्बत बाकी स्कूलों में आगे जाने के लिए। आज का गवादर माजी का बंद छोटा माहीगीरों का गाँव नहीं रहा। ग्वादर पोर्ट बनाया मेरा सीपैक, हम खुश हैं इसके लिए। हम खुशी बनाते हैं कि बनाया कि हमारे माहीगीरों को यहाँ सहूलत मिले, यहाँ तरक्की मिले। मगर सीपैक हमारे माहीगीरों को यहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा निज़ाम ज़्यादा बढ़ गया है। हम समंदर में जाते हैं, रोज़ाना पूछा जाता है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये तो सिक्योरिटी के मामलात है। हर टाइम हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको अपना मामला बता देते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान रवायती तौर पर मुल्क के सबसे कम तरक्की याफ्ता खित्तों में से एक रहा है। ताहम चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने सूबे के बुनियादी ढांचे, तवानाई और नकलो हमल के शोबों में नुमायां बेहतरी लाई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सीपैक में बलूचिस्तान में $11 बिलियन के मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें गवादर में गहरे समुद्र की बंदरगाह की तामीर, सड़कों के नेटवर्क और एक नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरक्की शामिल है। कनेक्टिविटी और रोड के बगैर हमें बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही थी। दूसरे इलाकों से मिलने के लिए, जाने के लिए, इलाज मुआलजे के लिए या किसी और काम के लिए ज़रूरी क्रूशल काम जो होते हैं तो हमें जल्दी एक्सेस नहीं मिलती थी। तो इन रोड्स और कनेक्टिविटी की वजह से हमें बहुत सारी आसानी मिली है। हमारा 48 घंटे का रास्ता अभी 6 घंटों में मुहैया हो गया है। तो इससे हमें लोकल पर्सन को बहुत सारे फ़वाइद मिले हैं। सीपैक का सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान पर तवानाई के शोबे पर पड़ा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बलूचिस्तान की बिजली की पैदावारी सलाहियत में 72% इजाफा हुआ है।
जो कि 2015-2016 में 766 मेगावाट से बढ़कर 2019-2020 में 1314 मेगावाट हो गई है। इसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान के हब में 300 मेगावाट के गवादर पावर प्रोजेक्ट और 1320 मेगावाट के कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की तामीर है। इन मंसूबों की वजह से खास तौर पर गवादर में बिजली की बंदिश में नुमायां कमी आई है, जो बंदरगाह के मंसूबे की कामयाबी के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के जनूब मशरकी हिस्से में एक सहरा है, जहां थर ब्लॉक 1 इंटीग्रेटेड माइन पावर प्रोजेक्ट वाक़ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 22 मार्च को यहां इस मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, जो कि सीपैक के फ्रेमवर्क के तहत तवानाई तावन का मंसूबा है। इस मंसूबे से तकरीबन 40 लाख घरानों को बिजली की फराहमी का मसला हल हो जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र हमें अपनी तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में अपने ज़ख़ायर का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, लेकिन मकामी कोयले को बरूए कार लाकर हम इन गैर मुल्की ज़ख़ायर को महफूज कर सकते हैं और हम अपना ज़र मुबादला बचा सकते हैं। थर ब्लॉक 1 इंटीग्रेटेड कोल माइन पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल माइन 7.8 मिलियन टन की सालाना पैदावारी सलाहियत के साथ मंसूबा बंदी की गई है और इसमें 660 मेगावाट के 2 कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान के 40 लाख घरानों को बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। 1320 मेगावाट देसी, सस्ती और काबिले एतमाद बिजली। सीपैक के मशरकी रूट की तरक्की से सिंध और दीगर सूबों के दरमियान राब्ते में भी बेहतरी आई है। मशरकी रूट ने कराची और लाहौर के दरमियान सफर का वक्त 24 घंटे से कम करके 12 घंटे कर दिया है। तक्कर मुल्तान मोटरवे की तामीर से सिंध और पंजाब के दरमियान राब्तों में भी बेहतरी आई है, जिससे कारोबारों के लिए सामान की नकलो हमल आसान हो गई है। सीपैक ने सिंध के बुनियादी ढांचे में भी नुमायां बेहतरी लाई है। कराची लाहौर मोटरवे और कराची पेशावर रेलवे लाइन की तामीर से राब्ते में बेहतरी आई है और कारोबार के लिए नकलो हमल के इखराजात में कमी आई है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की तरक्की से कराची में शहरी नकलो हमल में बेहतरी आने की तवक्को है, जिससे सिंध के दारुल हुकूमत के लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बामा की जानिब से जारी करता अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च सन 2023 में पाकिस्तानी कारों की फरोख्त 9,211 तक पहुंची, जो कि माहाना 62% इजाफा है, लेकिन पिछले साल मार्च के मुकाबले में 66% की कमी है। हाल ही में चीन के शहर शंघाई में बैनुल-अक़वामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश की नुमायां खुसूसियात क्या हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या नए रुझानात नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को कैसे फरोग़ दिया जाए, आइए रिपोर्ट देखते हैं। शंघाई इंटरनेशनल ऑटो शो को आलमी सतह पर साल के पहले ए लेवल ऑटो शो के तौर पर दुनिया भर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ से खासी तवज्जो मिली है। इसने दुनिया भर से 1000 से ज्यादा कंपनियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और मुतासर कुन 8,10,000 विजिटर्स का खैर मकदम किया। इस साल के शो की खास बातों में पाकिस्तानी नुमाइंदों की मौजूदगी थी। हालिया बरसों में चीन में तैयार करदा मसनूआत और चीनी ब्रांड्स आलमी ऑटो इंडस्ट्री में अहम खिलाड़ी और ड्राइवर के तौर पर उभरे हैं। शंघाई में इस साल के बैनुल-अक़वामी कार शो की बदौलत हमारे पास आलमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ताज़ा तरीन और दिलचस्प रुझानात पर अपडेट रहने का मौका है। इस साल के ऑटो शो ने गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री चेन कंपनियों दोनों को अपनी नई मसनूआत और टेक्नोलॉजीज की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। बिलाशुबा इससे मार्केट का एतमाद बढ़ेगा और ऑटोमोटिव की खपत को तहरीक मिलेगी। तो इस कार शो में हमारे पाकिस्तानी डीलर्स के कारनामे क्या थे? हम चेरी कंपनी की नई तवानाई की मसनूआत, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स और दीगर साइंसी और तकनीकी नुमाइशों का गहराई से जायजा लेने के लिए यूरोप, जनूबी अमेरिका, मशरिक वस्ता और दीगर खित्तों के तकरीबन 1000 चेरी डीलर्स के साथ काम करेंगे। हम पाकिस्तान में जदीद तसव्वुरात को वापस लाने के मकसद के साथ सनती रुझानात, ताउन पर मबनी मसनूआत और मॉडल्स के बारे में बातचीत करेंगे। ऑटो शो में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी डीलर्स में से एक नैयर चौधरी हैं, जो वबाई अमराज से बचाव की पॉलिसियों में नरमी के बाद पहली बार चीन का दौरा कर रहे हैं। चंद साल पहले के चीन के बारे में अपने साबका मुशाहिदात का मवाजना करते हुए वो अपने दौरे के दौरान देखी जाने वाली अहम तब्दीलियों पर हैरान हैं।
چین نے نمایاں ترقی اور پیش رفت کی ہے. ہماری صنعت اور دیگر شعبوں میں ہم نے بے شمار نئی اختراعات اور پروجیکٹس دیکھے ہیں. مزید یہ کہ ہم نئی مصنوعات تیار کرنے کے لیے چینی مینوفیکچررز کے ساتھ تعاون کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. فی الحال ہم 2 چینی کمپنیوں کے ساتھ ممکنہ شراکت داری کے حوالے سے بات چیت میں مصروف ہیں. اس کا مقصد پاکستان میں مقامی سطح پر پروڈکشن کرنا ہے، کیونکہ تیار شدہ مصنوعات کی درآمد پر زیادہ درآمدی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. طیار چودھری نے اس سال چین میں ہونے والے آٹو شو کے دوران تعاون کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے اپنے ارادے کا کھل کر اظہار کیا. ہم مختلف چینی مینوفیکچررز کے ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں تعاون کے مواقع تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر چھوٹی گاڑیوں اور ان کے پارٹس پر زور دیتے ہوئے. ہمارا مقصد پاکستان میں ایسی گاڑیوں کے لیے ایک کامیاب مارکیٹ تیار کرنا ہے. چینی کارساز اداروں نے جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. وہ مقامی سڑکوں کے حالات اور صارفین کی ترجیحات کے مطابق تیار کردہ مصنوعات کی ڈیزائننگ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. یہ طریقہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مصنوعات علاقائی مارکیٹ کی ضروریات اور صارفین کی عادات کے مطابق ہیں. یہ بہت سارے بڑے مواقع پیش کرتا ہے، اس لیے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی آٹوموٹیو مارکیٹ ہے. چینی کمپنیوں نے برقی گاڑیوں کے میدان میں یورپ یا امریکہ کی کسی بھی دوسری کمپنیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمایاں ترقی کی ہے. اس طرح مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ملک کے کار مینوفیکچررز کے لیے کاروبار کرنے اور نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے ایک بہترین مقام ہے. پاکستان کی سڑکوں کے حالات انتہائی مشکل ہیں. اس کا 3/5 حصہ پہاڑی اور ڈھلوانی علاقوں پر مشتمل ہے اور جنوبی ساحلی علاقے صحراؤں پر مشتمل ہیں، جس کے نتیجے میں آف روڈ گاڑیوں کے ماڈل ملک میں بے حد مقبول ہو گئے ہیں. مزید برآں پاکستان میں سازگار زرعی حالات نے فارم اور مشینری کی گاڑیوں کے لیے ایک بڑی منڈی بنائی ہے. جیسے جیسے ملک بنیادی ڈھانچے کے سرمایہ کاری میں اضافہ کرتا ہے، ملک کی پھیلتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے دیرپا تجارتی گاڑیوں کی زبردست مانگ ہے. یہ واقعی ہمارے لیے نئی مصنوعات کے بارے میں جاننے کا بہترین موقع ہے. آٹوموٹیو انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہر سال مزید بہتری لاتی ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بھی چیری کے لیے کافی امکانات موجود ہیں. ہم پر امید ہیں کہ آنے والے برسوں میں نئے ماڈلز متعارف کرانے کے ساتھ چیری پاکستانی مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لے گی. اس سال کے شنگھائی آٹو شو میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی کل 271 مختلف سیریز پیش کی گئیں، جس نے ایک نیا نمائشی ریکارڈ قائم کیا ہے. توانائی کی 513 نئی گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں. مزید برآں نئی انرجی گاڑیاں عالمی پریمیئرز اور تصوراتی کاروں کا 2/3 حصہ ہیں، جو پہلی بار ایندھن سے چلنے والی روایتی گاڑیوں کے تناسب کو پیچھے چھوڑتی ہیں. آٹو شو کی نئی توانائی کی مصنوعات کی طرف تبدیلی نئی توانائی آٹوموٹیو انڈسٹری میں چین کی تیز رفتار منتقلی اور ترقی کو نمایاں کرتی ہے. چونکہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں فضائی آلودگی میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی توانائی کی گاڑیاں ملک کے ماحولیاتی چیلنجوں کے ممکنہ حل کے طور پر کام کر سکتی ہیں. 2 PHEV پروڈکٹس ٹیگو 8 Pro E+ اور ٹیگو 7 Pro E+ کے بعد چیری کمپنی BEV اور توانائی کی دیگر صورتوں میں بھی مزید نیو انرجی پروڈکٹس لانچ کرے گی. یہ پروڈکٹس کم کاربن اخراج اور گرین ٹریول عادات کو اپنانے میں تمام انسانوں کی جامع مدد کریں گی. نقل و حمل کے شعبے کی وسیع تبدیلی کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کی محدود دستیابی کی وجہ سے، جیسے چارجنگ کی مناسب سہولیات، ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے الیکٹرک گاڑیوں میں راتوں رات منتقلی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. آٹوموٹو انڈسٹری میں برقی منتقلی کو تیز کرنے کے لیے ڈبل ڈرائیور کے نام سے ایک مربوط حکمت عملی استعمال کی جا سکتی ہے. پلگ ان ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلز یعنی PHEVs، الیکٹرک وہیکلز یعنی EVs اور ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلز یعنی HEVs کی قوت کو ملا کر پاکستان کی پیٹرول سے چلنے والی کاروں سے الیکٹرک گاڑیوں میں منتقلی کے لیے ایک طاقتور قوت فراہم کر سکتی ہیں. PHEVs کو زیرو اخراج، کم اثر والی ڈرائیونگ کے لیے پیور الیکٹرک موڈ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہائبرڈ پاور ٹرینز کی وجہ سے طویل ڈرائیونگ رینج کی لچک کا فائدہ حاصل ہے. یہ PHEVs کو چارجنگ انفراسٹرکچر کی حدود اور رینج کے مسائل پر قابو پانے کے قابل بناتا ہے، جس سے وہ پاکستانی صارفین کے لیے ایک عملی اور دلکش انتخاب بن جاتی ہیں. ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.